हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा गीत अगीत। ठीक है, जो ये गीत अगीत चैप्टर है ये रचित है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। जैसा कि आपने देखा, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, हमारा लास्ट चैप्टर था एक फूल की चाह। तो उम्मीद है आप सभी ने इन चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो जानते हैं, इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर ज़िले में। मुंगेर ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है सिमरिया। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908 को। ठीक है, सन 1952 में ये क्या बने थे? ये राज्यसभा के सदस्य बने थे और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। मतलब भारत सरकार का सम्मान है पद्म भूषण, जिन्हें इन्हें सम्मानित किया था उस सम्मान से। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, जो इनकी जितनी भी रचनाएं होती हैं, हम जितने चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी तक, उनमें जितने लेखकों या कवियों की रचनाएं होती हैं, आप सभी को अच्छे से नोट करके रखिएगा। क्योंकि बच्चों, होगा क्या, अगर आपके एमसीक्यू बनेंगे तो कुछ एमसीक्यू इनकी रचनाओं पर ही आधारित होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इनकी 4 अध्याय नामक एक रचना है, इन पे इस पुस्तक के लिए इन्हें क्या मिला था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इनकी जो काव्य कृति थी उर्वशी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। मतलब जो इनकी भाषा होती है ये ओज शैली पे लिखी है, मतलब काफ़ी देशभक्ति पर ये लिखी होती थी। ठीक है, दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश प्रेम और युग के प्रति सजगता। ओज जो शैली होती है ये क्या होती है? लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने, ऐसी इनकी रचनाएं होती थी। मतलब उनकी रचनाओं में इतनी पावर होती थी कि आप उन्हें पढ़ोगे तो आपके मन में भी देशभक्ति की भावना जागृत होगी। ठीक है, अब जो इनकी इम्पॉर्टेंट कृतियां हैं वो थी हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो आप इन रचनाओं को अच्छे से नोट करके रखिएगा और इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। ओके, तो आज की जो हमारा चैप्टर है गीत अगीत, इनकी जो लाइनें हैं हम इनके लाइनें पढ़ेंगे, इनके बाद इनका भावार्थ आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो लाइन है हमारी, गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देता स्वर यदि मुझको विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर वह निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। ठीक है, तो अब हम इन लाइनों का अर्थ समझते हैं। तो इन लाइनों में कवि क्या बता रहे हैं? उन्हें एक नदी बहती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब नदी बहती हुई दिख रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और क्या कर रही है? दुखी होते हुए गीत गा रही है और बहुत ही तेजी के साथ बहती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बह रही है। मतलब आपने देखा होगा, नदी का पानी हमेशा किनारों से टकराता है और वापस आता है। तो उस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि वह अपने दुख को कम करने के लिए किनारों से कुछ कह रही है। ठीक है, अब कवि कहते हैं कि किनारे के पास एक ही गुलाब का फूल लगा हुआ है और वो चुपचाप ये सारी चीज़ों को देख रहा है और मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। और झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब के किनारे चुपचाप खड़ा है ना। झरना कहाँ पर है? गुलाब के पास है और गुलाब कहाँ है? झरने के पास है। ठीक है, तो गुलाब कह रहा है कि अगर भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो दुनिया को वो भी अपने सपने सुनाता, है ना। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। ठीक है, अब जो कवि है वो कह रहे हैं कि मैं जो गा रहा हूँ वो गीत सुंदर है, ये जो सारे दृश्य हमारे आसपास है जो गा नहीं सकते वो अगीत ज़्यादा सुंदर है। सुंदर कौन है? गीत या अगीत। ठीक है,
अब अगली लाइन है, बैठा शक उस घनी डाली पर जो खाते को छाया देती, पंख फैला नीचे खाते में शुकी बैठ अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण वसंती छति अंग पूर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा शुक का ज्वर स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब यहाँ पे कवि ने क्या बताया है, एक तोता है और उसकी तोती, या कह सकते हैं मादा तोता, उन दोनों के प्रेम का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। अब वे कहते हैं कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा है, जो डाल उस डाली पर बैठा है जहाँ से क्या हो रहा है, उस घोंसले को क्या मिल रही है, छाया मिल रही है, और उस घोंसले में उस मादा तोते ने क्या रखे हैं, अपने पंखों को फैला कर रखा है ताकि वह उस अंडों को सेक सके, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, नर तोता है वो कहाँ बैठा है, डाली पर बैठा हुआ है ताकि घोंसलों को छाया मिल सके, और घोंसले में कौन बैठी है, मादा तोता बैठी है जो अंडों को क्या कर रही है, सेक रही है। ठीक है। कवि कहता है जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और उस तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता क्या करता है, गाने गाने लगता है ना। सूरज की रोशनी आई, पत्तों से छन के कहाँ आई, तोते के पंखों पे पड़ी, और जैसे ही वो रोशनी तोते के पंख पे पड़ती है तोता क्या करता है, गीत गाने लगता है, और उसका गाना सुनकर मादा भी गाना गाने लगती है। जो मादा तोता है वो भी गाना गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और वह मुंह से कुछ नहीं निकलता, है ना। मतलब वो गीत गाना चाहती है पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है, मतलब तोता जो गीत गा रहा है उससे वो गीत पूरे वन में गूंज रहा है, और इधर उसकी मादा तोता जो है उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है ना। और जो मादा तोता है वो तोते का गीत सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, अर्थात वह यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। और कवि यह देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत ज़्यादा सुंदर है, दोनों में से सुंदर कौन है, गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। ठीक है। इनकी जो अगली लाइनें हैं वो कहती है, दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है, चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, बिधना यो मन में गिनती है, वह गाता है पर किसी वेग से, फूल रहा है इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, उन्होंने दो प्रेमियों का वर्णन किया है और वो कह रहे हैं कि वन में दो प्रेमी रहते हैं, दोनों प्रेमियों से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उसके गाने को सुनने के लिए घर से निकलकर वन की ओर खिंची चली आती है। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब प्रेमी कोई गीत गाता है वन में तो प्रेमिका उस गीत को सुनकर वन की ओर खिंची चली आती है और चोरी से छुप छुप कर वह अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती है, मतलब वह अपने प्रेमी के साथ गीत क्यों नहीं गा सकती है। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूला नहीं समाता है, मतलब जब प्रेमी गीत गा रहा है तो प्रेमिका बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि प्रेमी गीत गा रहा है। अब कवि यह सब देखकर सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा जो नहीं गा सका गया गीत वो ज़्यादा सुंदर है। तो कवि ने हम हर चीज़ की तुलना यहाँ पे प्रकृति में जो गीत है उसकी तुलना और वो जो खुद गा रहे हैं उसकी तुलना यहाँ पे उन्होंने की है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए आप इन्हीं चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू।